आइए चालू करते हैं क्लास 6 के विज्ञान का पहला लेसन भोजन के स्रोत। तो पहले हम परिचय प्राप्त करते हैं भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। जैसे एक मशीन होता है, मशीन में तेल की आवश्यकता होती है उसको ताकि ऊर्जा दे, ताकि वो मशीन चल सके। उसी प्रकार भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए काम करते हैं। मतलब भोजन जो हम लोग करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ दूसरा टॉपिक है भोजन में विभिन्नताएँ। ठीक है, तो हम देखते हैं हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, मतलब भारत के उत्तरी साइड में रहते हैं, तो हम लोग को चावल दाल सब्जी खाना पसंद है। ठीक है, उसी तरह अगर हम साउथ में चल जाए तो वहाँ लोग इडली डोसा सांभर खाते हैं। अगर हम लोग अपने क्लास में ही देखें तो कुछ बच्चों को चावल ज़्यादा खाना पसंद है, कुछ लोग को रोटी ज़्यादा खाना पसंद है। तो ये हो गया भोजन में विभिन्नताएँ। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की भोजन को तैयार करने के लिए आवश्यक अवयव। ठीक है, तो जो भोजन बनाने के लिए जो जिन जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उसे भोजन के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। रोटी बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। पहले तो आटा चाहिए और पानी चाहिए रोटी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये रोटी बनाने के लिए आवश्यक अवयव पूछेंगे क्या क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आटा और पानी। इसी तरह हम लोग को सब्जी बनाने के लिए मसाला चाहिए, नमक चाहिए। ये हो गए भोजन के तैयार करने के लिए आवश्यक अवयव। अब हम बात करते हैं अवयवों के स्रोत, मतलब जो अवयव हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अवयवों के स्रोत के बारे में। ठीक है, तो अवयव के मेन स्रोत क्या हैं, पौधे हैं, जानवर है, नदी है या नल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम रोटी का उदाहरण लिए थे, तो रोटी किस किस चीज़ से बनता है, एक पानी चाहिए, जल चाहिए और आटा चाहिए। ठीक है, तो जल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, नदी से या नल से। ठीक है, तो ये जो नदी या नल है ये क्या हो जाएगा, अवयव के स्रोत हो जाएंगे। ये जो स्रोत इसी से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं इस जल को और आटा को। तो ये जो दोनों चीज़ हो गया ये हो जाएगा अवयव के स्रोत। जैसे आटा है तो आटा हम किससे प्राप्त करते हैं, पौधे से। उसी प्रकार मान लीजिए हम लोग मांस बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, तो मीट के लिए क्या क्या चाहिए, मांस चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, जल चाहिए। तो मांस हमें कहाँ से प्राप्त होगा, पशु से प्राप्त होगा। मसाले कहाँ से प्राप्त होंगे, पौधों से प्राप्त होंगे। तेल कहाँ से प्राप्त होगा, पौधे से, पौधे को लेके उसको पेरा जाता है तो तेल बनता है। जल कहाँ से प्राप्त होगा, नल से या नदी से। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ है, जिन जिन चीज़ों से ये सब प्राप्त हो रहे हैं, हम लोग जो खाना बनाते हैं वो सब चीज़, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अवयव के स्रोत। ये जितने भी चीज़ हैं ये सब क्या कहलाते हैं, अवयव के स्रोत। ठीक है, तो अवयव के स्रोत कौन कौन से हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, नदी या नल। ठीक है, यही देख लीजिए सब में कॉमन है, पौधे, जानवर या पशु। ठीक है, पौधे हो गए, जानवर हो गए, नल हो गए, नल हो गया, पौधे हो गया। मतलब यही जो तीन चीज़ हैं यही अवयव का मेन स्रोत है। इन्हीं सब चीज़ों से हमें जो भोजन के अवयव हैं वो प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे पौधे से प्राप्त होने वाले अवयव। अब हम बात करेंगे पौधों से प्राप्त होने वाले अवयव की। ठीक है, तो पौधे का एक भाग होता है जड़। तो जड़ से कौन कौन से अवयव प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जड़ किस किस पौधे का हम लोग जड़ खाते हैं, गाजर का, मूली का और चुकंदर का, और भी कई चीज़ों का हम लोग जड़ खाते हैं। तो ये होगा जड़ से प्राप्त होने वाले भोजन के अवयव। अब दूसरी चीज़ आती है पत्तियाँ। कुछ चीज़ों की हम लोग पत्तियाँ, कुछ पौधों की हम लोग पत्तियाँ भी खाते हैं। जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया और पत्ता गोभी हो गया। इन सब पौधों की हम लोग क्या खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। तो ये हो जितने भी चीज़ हैं ये क्या हो गए, भोजन के एक अवयव हो गए जो पौधे से प्राप्त होते हैं। और पौधे से प्राप्त होने वाला तीसरा अवयव है पुष्प। ठीक है, तो किस किस चीज़ का हम लोग पुष्प खाते हैं, फूल गोभी हो गया, ब्रोकोली हो गया। अब हम बात करते हैं बीज की, तो किस किस चीज़ का हम लोग बीज खाते हैं, जीरा, काली मिर्च, इलायची और भी कई चीज़ें हैं। फल की बात हो गया तो फल तो आप लोग सब जान रहे हैं, कई पौधे का हम लोग फल खाते हैं। जैसे आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया। अब हम बात करेंगे कलियाँ, किन किन पौधों की हम लोग कलियाँ खाते हैं। तो लौंग की हम लोग कलियाँ खाते हैं। अब किन किन पौधों का हम लोग अनाज खाते हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। और किन किन दालों का हम लोग अवयव खाते हैं, चना हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ हैं ये पौधे से प्राप्त होने वाले अवयव हैं। जैसे ये
जड़ से प्राप्त होने वाले ये अवयव हैं, पत्तियों से ये प्राप्त होते हैं, पुष्प से ये प्राप्त होते हैं, बीज से ये प्राप्त होते हैं, दाल से ये प्राप्त होते हैं। जो दाल होता है वो किस चीज़ का मेन स्रोत होता है? प्रोटीन। दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। अब हम बात करते हैं भोजन से प्राप्त होने अवयव के अगले स्रोत के बारे में। ठीक है, तो पौधे से और क्या प्राप्त होती हैं? सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो सब्जियों के कौन कौन से अवयव हैं? आलू है, बैगन है, भिंडी है। फिर हम बात करते हैं तिलहन की। ठीक है, तिलहन किससे प्राप्त होता है? ये भी पौधों से प्राप्त होता है। इसके कौन कौन से अवयव हैं? सरसों है, सूरजमुखी है, मूंगफली। आप लोग जानते होंगे सरसों का भी तेल बनता है, सूरजमुखी का भी तेल बनता है और मूंगफली का भी तेल बनता है। अब अगला है पौधों से चीनी प्राप्त होता है। ठीक है, चीनी बनता है। तो चीनी कौन से अवयव हैं? गन्ना से बनता है चीनी। अब अगला चीज़ है चाय और काफ़ी। तो चाय और काफ़ी कहाँ से मिलता है? चाय मिलता है हमें चाय की पत्तियों से, और काफ़ी मिलता है, काफ़ी का एक बीज होता है, उसी से काफ़ी बनता है। तो जो ये चाय की पत्तियाँ और काफ़ी के बीज होते हैं, इनके अंदर एक कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, जो हमें तरोताज़ा रखने में सहायता करता है। अब हम बताए थे कि जो दाल होता है उससे हमें प्रोटीन मिलता है। इसी तरह सब्जियों से हमें क्या मिलता है? सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है। विटामिन मिलते हैं सब्जियों से। और तिलहन से, तेल से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। आप लोग सुने होंगे वसा मिलता है तेल से। और चीनी से हमें क्या मिलता है? चीनी हो गया, चावल हो गया, ये मुख्य स्रोत किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मसाले के बारे में। ठीक है, पौधे से हमें एक और चीज़ मिलते हैं, मसाले। तो मसाले के कौन कौन से अवयव हैं? तो जीरा हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, ये सब किसके अवयव हैं? मसालों के अवयव हैं। अब बात करेंगे हम लोग पशुओं से प्राप्त होने वाले अवयव के बारे में। अब पशुओं से प्राप्त होने वाले अवयव कौन कौन से हैं? दूध है, मक्खन है और पनीर है, अंडा है और मांस है, मछली है और शहद है। ठीक है, तो दूध, मक्खन और पनीर किससे प्राप्त होता है? गाय से, भैंस से और बकरी से। इन्हीं के दूध से मक्खन बनता है, पनीर बनता है और दूध मिलता है। अब अगला टॉपिक अंडा और मांस। अंडा और मांस किन पशुओं से मिलता है? तो अंडा मिलता है हमें मुर्गी से मिलता है और बत्तख से मिलता है। मांस किससे किससे मिलता है? मुर्गी से मिलता है और बकरी से मिलता है। अगला है मछली। अगला अवयव है मछली। तो मछली हम लोग खाते हैं, जानते हैं, रोहू होता है, कतला होता है, ये सब मछलियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये भी एक अवयव है। अगला है शहद। शहद भी हमें किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे हम उतार के उससे शहद प्राप्त करते हैं। तो कई लोग जो होते हैं मधुमक्खी, शहद के लिए मधुमक्खी पालते हैं लोग। तो जो लोग मधुमक्खी पालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जो मधुमक्खी पाला जाता है उसे क्या कहा? मधुमक्खी पालन कहा जाता है। उसी प्रकार जिन पशुओं से हम लोग अंडा और मांस प्राप्त करते हैं उन पशुओं को पोल्ट्री पशु कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पौधे से प्राप्त होने वाले अवयव कौन कौन से हैं। जैसे जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, बीज हो गए, पुष्प हो गए, फल हो गए, कलियां हो गई और अनाज हो गए। दालें, सब्जियां, तिलहन हो गई, चीनी हो गया, चाय और काफ़ी हो गया, मसाले हो गए, ये सब पौधे से प्राप्त होने वाले अवयव हैं। इसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं कि पशुओं से कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं? दूध, मक्खन, पनीर, अंडा और मांस, मछली और शहद। ठीक है, ये सब चीज़ें पशुओं से प्राप्त होती हैं। अब इसमें हम लोग को कुछ और टर्म समझना है, कुछ और चीज़ों की परिभाषा समझनी है, इसे हम देखते हैं। तो पहला चीज़ है पोल्ट्री पशु। पोल्ट्री पशु किसे कहते हैं? वे पशु जिनसे हम मांस और अंडा प्राप्त करते हैं। जिन पशुओं से हम लोग को मांस मिलता है और अंडा मिलता है उन्हें हम लोग पोल्ट्री पशु कहते हैं। जैसे हो गया मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, बकरी हो गया, ये सब आ जाएंगे पोल्ट्री पशु में। अब दूसरा टर्म है मत्स्य पालन।
मत्स्य पालन क्या कहलाता है? आप लोग कई जगह देखे होंगे, कुछ लोग मछली पालते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मछलियों को रखते हैं और उसमें उसका पालन करते हैं, तो ये कहलाता है मत्स्य पालन। बड़ी संख्या में मछलियों का पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता है। अब तीसरा टर्म है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी से हम बताए हैं कि शहद प्राप्त होता है। तो शहद प्राप्त करने के लिए अब आप छत्ता खोजेंगे तो कहीं एक छत्ता मिलेगा, कहीं दो, उससे बहुत कम शहद प्राप्त होगा। अधिक मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए लोग मधुमक्खी को पालते हैं लोग, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मधुमक्खी पालन। अब अगला टर्म है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? जो हरे पौधे होते हैं वो जो प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब अगला टर्म है उत्पादक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। पौधों में कौन से पौधे उत्पादक होते हैं और कौन से पौधे उपभोक्ता होते हैं? जो हरे पौधे होते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जो हरे पौधे नहीं होते हैं, जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि हम बताएं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ये जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खुद भोजन बना सकते हैं, तो इन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक आप लोग शब्द ही देखना, उत्पादक। उत्पादक मतलब उत्पादन करना, जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहते हैं। और दूसरा टर्म उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो दूसरों से ले रहा है, अपने खा रहा है, ठीक है, ये होगा उपभोक्ता। तो जो पौधे हरे नहीं होते हैं, जो पौधे हरे नहीं होते हैं, जो अहरी पौधे होते हैं, जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम अगला टर्म पढ़ेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में। अब हम यहाँ पे पौधों की बात किए, पौधों में कौन से उत्पादक होते हैं और कौन से उपभोक्ता होते हैं। अगर हम मनुष्य और पशु पक्षियों की बात करें तो हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, उनको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? उत्पादक की श्रेणी में या उपभोक्ता की श्रेणी में? जो मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, मतलब ये नहीं गैस पे बनाना, वो खुद उसका उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए? मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये क्या पौधों को खा लेते हैं या किसी और चीज़ को खा लेते हैं। आदमी हो गया वो पशुओं को खा लेते हैं, तो ये सब उपभोक्ता के श्रेणी में आ जाएंगे। जो मनुष्य हो गए, मानव हो गए और पशु पक्षी जितने भी हैं वो पौधों से और अन्य चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये भी उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं कि जो ये मनुष्य और पशु पक्षी हैं, ठीक है, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब अगला टॉपिक उपभोक्ता को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। उपभोक्ता देखिए हम लोग 3 प्रकार के उपभोक्ता बताएं, पशु बताएं, मनुष्य बताएं और जो पौधे हरे नहीं होते वो भी एक उपभोक्ता है। लेकिन हम यहाँ जो पौधे हरे नहीं होते उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी पत्तियाँ हरी नहीं होती उनकी बात नहीं करते हैं। हम यहाँ केवल पशु और मनुष्यों को, इन उपभोक्ताओं को देख रहे हैं हम लोग कितने श्रेणी में बांट सकते हैं। तो इन उपभोक्ताओं को हम लोग 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी का अगर हम विच्छेद करें तो इसे क्या लिख सकते हैं? शाक प्लस आहारी। शाक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, जो सादा भोजन करते हैं, साग खाते हैं, ये हो गया शाक। शाक प्लस आहारी, जो पौधे उधे खाते हैं ये शाकाहारी में आते हैं। शाक मतलब पौधे उधे, आहारी मतलब जो उसका आहार करते हैं, तो शाकाहारी मतलब जो शाक को खाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी में कौन कौन चीज़ आते हैं? हाथी आता है, ऊँट आता है, गाय आता है, टिड्डे आते हैं, ये हो गया शाकाहारी में ये सब आते हैं। अब मांसाहारी में क्या कहते हैं? मांसाहारी का भी अगर हम लोग विच्छेद करें तो क्या होगा? मांस प्लस आहारी, मतलब जो लोग मांस खाते हैं। तो कौन कौन मांस खाता है? चीता खाता है, लोमड़ी, शेर, ये सब मांस खाते हैं। अब सर्वाहारी, तो सर्वाहारी का भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सर्व प्लस आहारी, सर्व प्लस आहारी। तो सर्वाहारी में क्या आता है? जो ये दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं, सब प्रकार का भोजन करते हैं, तो ये आते हैं सर्वाहारी में। तो सर्वाहारी में आ जाएगा कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, ये आ जाएंगे सर्वाहारी में।
अब हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रीय भोजन के। हम बताएं कि हम लोग इधर रहते हैं, उत्तर साइड में रहते हैं भारत के, तो हम लोग चावल दाल ये सब खाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में लोग दूसरे चीज़ें खाने पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन से चीज़ें खाई जाती हैं। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रीय भोजन के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं भारत बहुत विशाल देश है। ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ के क्षेत्रीय भोजन क्या है? तो उत्तर भारत के लोग जो हैं, ठीक है, जो उत्तर के लोग हैं भारत के ऊपरी हिस्से के लोग, उन लोग को रोटी खाना अधिक पसंद है, और जो दक्षिण के लोग हैं उन लोग को चावल खाना अधिक पसंद है, जो नीचे रहते हैं लोग भारत के दक्षिण, जैसे तमिलनाडु आदि में। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि आप लोग में से किसी को चावल खाना पसंद होगा कि हम उत्तर भारत के हैं हमें चावल खाना पसंद है, तो ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य भोजन की बात की जा रही है, मतलब जो अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसी तरह हम भारत के कुछ क्षेत्रों के बारे में हम भोजन देख रहे हैं। जैसे तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है। ठीक है, तो यहाँ इडली खाया जाता है, डोसा खाया जाता है, चावल खाया जाता है। यहाँ आदि का मतलब ये मत समझिएगा कि आदि लोग खाते हैं। ठीक है, आदि मतलब और भी कई चीज़ें खाई जाती हैं। बिहार हो गया, बिहार में लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सत्तू खाते हैं। राजस्थान हो गया, राजस्थान में लोग क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, बाटी खाते हैं, और बाजरा खाते हैं, और दलिया खाते हैं, और भी कई चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भारत की क्षेत्रीय भोजन के बारे में। भारत की क्षेत्रीय भोजन में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। ये वहाँ के रहन सहन से धीरे धीरे हो जाता है। जैसे जो तटीय प्रदेशों के लोग हैं, जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं, ठीक है, वो लोग अधिक मछली खाते हैं, उन लोग को अधिक मछली मिलेगा। ठीक है, और जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं इधर रहते हैं, हम लोग अधिक क्या खाएंगे? मछली नहीं खाएंगे, हम लोग ये साग सब्जी खाएंगे, ये हम लोग को अधिक मिलता है। जैसे जिसको जो जैसे जैसे चीज़ें मिलती हैं वो वैसे वैसे धीरे धीरे खाने की आदत पड़ जाती है। जैसे आप लोग ये देखे होंगे, अपने घर के आसपास ही देख लीजिए, उदाहरण में कुछ लोग को मांस खाना बहुत पसंद है। ठीक है, कुछ लोग के पूरे घर के लोग ही शाकाहारी होते हैं। तो वो लोग जो होते हैं उनमें से अगर कोई किसी को अचानक मांस वांस खाने के लिए दे दिया जाए तो उन लोग को उल्टी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उन लोग को खाने की धीरे धीरे आदत पड़ गई है। इसी तरह भारत के क्षेत्रीय भोजन के बारे में है कि जहाँ जो चीज़ें उपलब्ध है धीरे धीरे वहाँ के लोगों को वो खाने का आदत पड़ जाता है। तो ये हम पढ़ा रहे थे भूमिया पब्लिकेशन से। ठीक है, आप लोग का क्लास 6 का पहला लेसन समाप्त हो गया। आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें एक और प्रोजेक्ट के लिए एक टर्म आया है, बीज का अंकुरण। तो बीज का अंकुरण क्या होता है? बीज से नए पौधे के बनने के क्रमिक विकास को बीज का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, इससे पहले केवल बीज रहता है, फिर उसमें थोड़ा सा निकलता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, धीरे धीरे वो पौधे का रूप ले लेता है। तो ये जो क्रम से बनते जाता है, ठीक है, जो क्रमिक इसका विकास है, उसी को बीज का अंकुरण कहते हैं। इसके लिए आप चना ले सकते हैं। ठीक है, चना ले लीजिए 2-3 दाना, और उसको पानी में 2 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, उसके अंदर से एक सफ़ेद सा चीज़ निकलने लगेगा। ठीक है, सफ़ेद से ऐसे चना डाल देंगे पानी में, धीरे से उसमें ऐसे थोड़ा सा निकलेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बड़ा होने लगेगा 2 दिन के बाद। ठीक है, तो इसी का जो क्रमिक विकास है, पहले चना ऐसे था, चना ले लीजिए। ठीक है, पहले ऐसे था। ठीक है, इसके लिए हम राजमा भी ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं। ठीक है, तो राजमा के बीज का अंकुरण देखेंगे तो पहले राजमा कैसे रहता है, ऐसे नॉर्मल। फिर देखेंगे यहाँ पे अगले दिन पानी में 2 दिन के भिगो के देखेंगे, रख देंगे और उसको देखते रहेंगे, इसमें थोड़ा सा निकलेगा, फिर अगले दिन देखेंगे थोड़ा सा और निकलेगा। इसी तरह इसका अंकुरण होते जाता है और धीरे धीरे वो पौधे का रूप ले लेता है। तो आपका पहला लेसन समाप्त हो गया, इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।